हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शहीम सिद्दीकी एंड आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पावर जनरेशन में, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है पावर जनरेशन का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमन यूज़ होने वाला पावर प्लांट है पावर जनरेशन में। आज हम इसमें पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक थ्योरी, फंक्शन या वर्किंग, साइकिल, एफिशिएंसी एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। इंट्रोडक्शन। एक थर्मल पावर प्लांट हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में देता है, लेकिन वो कैसे देता है कि फर्स्ट उसमें हीट एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होके हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देती है। अब वो कैसे देती है वो हम समझते हैं। हीट एनर्जी कैसे जनरेट हुई? हीट एनर्जी हमारी बॉयलर में जनरेट हुई। हमने अपने वाटर को हीट किया हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर में कि वो कन्वर्ट हो गया स्टीम में, हाई प्रेशर स्टीम में। वो स्टीम हमारी स्टीम टरबाइन पे जाके स्ट्राइक करेगी, जिससे हमारी टरबाइन रोटेट होगी। तो ये हमारी हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और फिर वो टरबाइन हमारी अल्टरनेटर से कपल होगी, जिसकी वजह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पावर स्टेशन आपको अलग अलग डिज़ाइंस में मिल जाते हैं, बहुत ही सारे डिज़ाइन में मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें हम अलग अलग हीट सोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, वेस्ट इंसाइनरेशन। ये सारे फ्यूल्स एक तरह से हम इसमें हीट सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे कॉमन थर्मल पावर प्लांट का फ्यूल या सोर्स होता है कोल। कोल पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स आपको हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स खाली हमारे जनरेशन पर्पस के लिए ही यूज़ नहीं होते, ये हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हीटिंग, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर एंड एडिशनल पावर टू द इंडस्ट्रीज। थर्मल पावर जनरेशन हमारा एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर है, क्योंकि इसमें फ्यूल्स यूज़ होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इस वजह से ये कन्वेंशनल सोर्स है। इन्हें हम कोल थर्मल पावर प्लांट्स भी कहते हैं और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मेन हीट का सोर्स ज़्यादातर हम कोल यूज़ करते हैं और इसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है, हाई प्रेशर स्टीम, इसलिए हम स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट का, जिसमें हमने सीखा कि थर्मल मतलब हीट होती है जो कि हीट एनर्जी जनरेट करता है, जो कि कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और मैकेनिकल एनर्जी फिर आगे फर्दर कन्वर्ट होकर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलती है हमें। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। थ्योरी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ये कोई ऐसी खास थ्योरी नहीं है, इसमें बेसिक ये बता रखा है कि थर्मल पावर प्लांट आपकी वर्किंग किस हिसाब से किस तरह करता है, और थोड़ा सा ये कि इसमें कौन कौन से कोल यूज़ होते हैं। थर्मल पावर प्लांट की जो वर्किंग होती है ये आपकी बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही आसान होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। इसमें मेनली एक अल्टरनेटर लगा होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, जनरेटर होता है जो कि कपल होता है आपकी स्टीम टरबाइन से। जब आपकी स्टीम टरबाइन रोटेट होनी स्टार्ट होती है हाई प्रेशर स्टीम की वजह से, तो वो अल्टरनेटर उसके साथ कपल होता है, उसे भी रोटेट करती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनती है। अब इंडिया में हमारे पास बॉयलर फ्यूल्स में एक तरह से देखा जाए तो तीन तरह के कोल हमारे पास अवेलेबल हैं: बिटुमिनस कोल, ब्राउन कोल एंड पीट कोल, जिसमें से हम ज़्यादातर बिटुमिनस कोल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का कोल होता है, क्योंकि इसमें वॉलेटाइल मैटर 8 से 33% तक होता है, और एशियस कंटेंट इसके बहुत कम होते हैं, 5 से 16% पे, जिससे हमारे थर्मल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब हीट एफिशिएंसी, स्टीम प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा, हम इस कोल को एज अ क्रस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, हम इसे एकदम चूरा बना देते हैं और फिर इसकी पाउडर फॉर्म को यूज़ करते हैं, इसकी पाउडर फॉर्म को हम जलाते हैं और उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। ये हो गई इसकी थ्योरी और इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, या इसे हम कह सकते हैं वर्किंग ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, कि ये किस हिसाब से कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसमें कोल हॉपर।
कोल हॉपर क्या होता है? कोल हॉपर एक तरह की यहाँ पे कोल हैंडलिंग की जाती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से हमारा कोल आता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी मीन हो सकता है, जैसे रेल वैगन्स, ट्रक्स एंड जो भी हम यूज़ करते हैं उसकी मदद से यहाँ पे रेल रोड्स की मदद से कोल लाया जाता है और फिर कोल हॉपर में वो सारा कोल अनलोड होता है। और फिर कोल हैंडलिंग का मतलब कि उस कोल को छाटा जाता है कि उसमें से फाइन कोल, बिटुमिनस कोल कौन सा है और उसमें कोई डस्ट, डिर्ट, स्टोन तो नहीं है, और उसमें लो क्वालिटी कोल कौन सा है, और फिर उसमें से फाइन क्वालिटी कोल ही हमारा आगे भेजा जाता है पल्वेराइज़र में। और बाकी जो बचा हुआ कोल होता है या तो वो लो कॉस्ट पे कहीं और बेच दिया जाता है, नहीं तो इसी की प्री हीटेड एयर बनाने में काम आता है। अब पल्वेराइज़र का क्या काम है? पल्वेराइज़र एक तरह का हमारा ग्राइंडर होता है जो कि हमारे उस कोल को क्रश कर देता है पाउडर की फॉर्म में। पाउडर की फॉर्म में इसलिए क्रश करता है ताकि वो आसानी से हमारा कंबस्ट हो सके, जल सके, जिससे हमारी एक हाई एफिशिएंसी भी मिलती है। अब वो पल्वेराइज़र कोल को क्रश करने के बाद हमारा आगे फर्नेस में दे देता है। फर्नेस में हमारा क्या होता है कि फर्नेस में हम उस कोल को हीट करते हैं, उस कोल को जलाते हैं, लेकिन फर्नेस में हमें थोड़ी सी एयर की भी ज़रूरत होती है, तो हम प्री हीटेड एयर का भी यूज़ करते हैं। प्री हीटेड एयर उस कोल में दी जाती है, साथ ही साथ उसे हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है ताकि हमारे जो बॉयलर के अंदर ट्यूब्स में पानी होता है वो स्टीम में, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट हो सके। अब बॉयलर के अंदर का डायग्राम यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा रखा है कि ये बॉयलर के अंदर का डायग्राम है। अब जब कोल बर्न होने के बाद हमारे इस वाटर को हीट कर दिया, तो वो हीट किस तरीके से करेगा अब बॉयलर में हम ये सीखेंगे। बॉयलर में सबसे पहले होता है इकोनोमाइज़र। इकोनोमाइज़र हमारा नाम से ही पता चलता है कि ये बहुत ही रिलायबल सी चीज़ है। ये दरअसल जो हमारी थर्मल पावर प्लांट्स में एग्जॉस्ट गैसेस, वेस्ट गैसेस जो कि हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, उससे हीट लेके ये पहले जो हमारा फीड वाटर होता है उसको हीट करती है, थोड़ा सा हीट करती है। उसके बाद ये हीटेड वाटर हमारा आगे जाता है बॉयलर ड्रम में। बॉयलर ड्रम में ये ध्यान दिया जाता है कि जो पीछे से हीटेड वाटर आया और स्टीम का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे, कि जो कंडेंस स्टीम है और जो पीछे से हीटेड वाटर आ रहा है, इनका एक बैलेंस सर्कुलेशन या बैलेंस कॉम्बिनेशन बना रहे। और उसके बाद ये आगे दिया जाता है सुपर हीटर में। सुपर हीटर यहाँ पे बॉयलर में मेन काम करता है कि ये हमारी सुपर हीटेड स्टीम बनाता है। ये उस हीटेड वाटर को और कंडेंस स्टीम को आगे मिला के हमारी एक सुपर हीटेड स्टीम बनाता है, ड्राई सुपर हीटेड स्टीम, जो कि हमारी हाई प्रेशर के साथ आगे दी जाती है टरबाइन पे। अब टरबाइन में हमारा काम क्या होता है? टरबाइन हमारी हाई स्पीड टरबाइन होती है। वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन ब्लेड्स पे स्ट्राइक करते हैं और जिससे हमारे टरबाइन ब्लेड्स रोटेट होते हैं। और टरबाइन हमारी कपल होती है, कपलिंग दिखा रखी है आपकी 3 फेज अल्टरनेटर से या 3 फेज जनरेटर से। यहाँ पे हम ज़्यादातर 3 फेज इंडक्शन मशीन यूज़ करते हैं जो कि हमें आउटपुट में एक हाई इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करके देती है। तो ये हो गई हमारी थर्मल पावर की जनरेशन। लेकिन अब वो हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन पे स्ट्राइक करने के बाद लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लो प्रेशर स्टीम को हम ठंडा करते हैं, कंडेंस करते हैं, किससे? कंडेंसर की मदद से। ये लो प्रेशर स्टीम हमारी कंडेंसर में जाती है और कंडेंसर में ये एक तरह का सक्शन क्रिएट करती है जिससे ये एक्सपैंड हो जाती है हमारे कंडेंसर में। उसकी वजह से, एक्सपैंड होने की वजह से, फैलने की वजह से ये जल्दी ठंडी होती है। और इसी के साथ हम इसे कूलिंग वाटर भी देते हैं जिससे जिससे ये हीटेड स्टीम, हीटेड लो प्रेशर स्टीम अपनी हीट उस कूलिंग वाटर को दे देती है, जिससे वो वाटर हीट हो जाता है और हमारी स्टीम पूरी तरीके से कंडेंस हो जाती है, कूल हो जाती है और बाद में वो वाटर कूलिंग टावर में जाके ठंडा कर दिया जाता है। और अब हमारी स्टीम पूरी तरीके से कंडेंस हो चुकी है। वो अब स्टीम हमारी दी जाती है फीड पंप में, बॉयलर फीड पंप में यहाँ पे। लेकिन हमारी स्टीम कंडेंस होने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स भी देते हैं वाटर का। एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, कुछ भी हो गया उनसे। और ये कंडेंस स्टीम दोनों हमारी पंप कर दी जाती हैं दोबारा बॉयलर में। इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होती जाती है। और अब बात आती है एग्जॉस्टेड गैस की। जो बॉयलर में हमारी एग्जॉस्टेड गैस बनती है, ये आगे दी जाती है हमारी डस्ट कलेक्टर या प्रिसिपिटेटर में। डस्ट कलेक्टर में हमारा क्या होता है कि जो फर्नेस से
कंबस्ट किया हुआ कोल की एशेज निकलती हैं, डस्ट निकलता है, डिर्ट निकलता है, वो सब इसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। प्लस एग्जॉस्ट गैसेस भी इसमें हम देते हैं ताकि वो एग्जॉस्ट गैसेस आगे चिमनी में पास हो सके और चिमनी के थ्रू हम उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो ये है आपकी वर्किंग थर्मल पावर प्लांट की, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की कोल हॉपर से, जहाँ पे हमारी कोल हैंडलिंग की जाती है। सेकेंड की पल्वेराइजर में, जो एक तरह का ग्राइंडर है, क्रश कर देता है हमारे फाइन कोल को पाउडर फॉर्म में। और उसके बाद फर्नेस पे चलते हैं। फर्नेस में क्या होता है, हमारा वो क्रस्ट कोल आगे जाता है और साथ ही उसमें प्री हीटेड एयर, उस भट्टी में प्री हीटेड एयर कोल के साथ दी जाती है, जिससे हमारा बॉयलर हीट होता है। बॉयलर में हमारी 3 पार्ट होते हैं, इकोनोमाइजर, बॉयलर ड्रम, सुपर हीटर। इकोनोमाइजर हमारा क्या करता है, जो एग्जॉस्ट गैस से हीट जाती है, वो उस हीट को लेके हमारा फीड वाटर को हीटअप कर देता है। बॉयलर हमारे बैलेंस सर्कुलेशन बनाए रखता है हीट और कंडेंस स्टीम, हीट वाटर और कंडेंस स्टीम के बीच में। और सुपर हीटर हमारी ड्राई सुपर हीटेड स्टीम बनाता है, जो कि हाई प्रेशर होती है, टरबाइन पे स्ट्राइक करती है, जिससे हमारा टरबाइन रोटेट होता है और वो टरबाइन हमारे जनरेटर के साथ कपल होता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाती है। और उसके बाद वो लो प्रेशर स्टीम जाती है कंडेंसर में। अब कंडेंसर में हमारी हीटेड लो प्रेशर स्टीम को एक्सपेंड करके हम ठंडा करते हैं और साथ ही इसको ठंडा करने में कूलिंग वाटर की भी मदद लेते हैं, जो कि बाद में कूलिंग वाटर को हम ठंडा करते हैं कूलिंग टावर से। अब इसके बाद ये दोबारा स्टीम जाती है हमारी बॉयलर फीड पंप में, और इसी के साथ हम इसमें एक एक्सटर्नल वाटर सोर्स भी देते हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, कुछ भी हो गया, उससे हम फीड वाटर दोबारा इकोनोमाइजर में करते हैं और ये साइकिल हमारी चलती ही रहती है। अब इसमें इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बॉयलर फीड पंप में, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल वाटर सोर्स जाता है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि इसे ऐसी जगह इंस्टॉल करें जहाँ पे हमारी वाटर बॉडीज़ अवेलेबल हों। दूसरा, इसमें चिमनी होती है जो एयर को पॉल्यूट करती है, एयर पॉल्यूशन करती है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये लोकेलिटी से दूर हम इसे कहीं सेटअप करें। और जहाँ भी हम इस प्लांट को सेटअप करें वहाँ हमारी प्लेन लैंड होनी चाहिए, जैसे माउंटेन एरिया या डेजर्ट एरिया, इन सब में नहीं, एक प्लेन लैंड हमारी होनी चाहिए। ये कुछ बातें ध्यान रखने की हैं इसकी लोकेशन पर्पज़ के लिए। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई ऊपर, इसकी वर्किंग, ये वो मैंने थोड़ी थ्योरी दे दी है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ये सेकंड पेज है जहाँ पे आगे के पार्ट्स की वर्किंग बताई हुई है, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी थर्मल पावर प्लांट साइकिल। ये दरअसल एक साइकिल होती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि थर्मल पावर प्लांट में एक साइकिल चलती रहती है, उसी की वजह से आपकी जनरेशन होती है कि टरबाइन को रोटेट करने के बाद हमारी इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल जाती है। उसके बाद वो लो प्रेशर स्टीम हमारी जाती है कंडेंसर में, जहाँ वो कूल होती है। उसके बाद वो जाती है पंप में, जहाँ हमारा फीड वाटर और वो स्टीम दोबारा पंप की जाती है बॉयलर में वो दोबारा हीट होती है और दोबारा हाई प्रेशर स्टीम हमारी स्ट्राइक करती है टरबाइन को। तो ये एक साइकिल है, ये रिपीट होती रहती है और इसे हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। अगर हम थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को देखें तो ये साइकिल हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर हम वो लो प्रेशर स्टीम जो हमारी टरबाइन से निकलती है उसे वेस्ट कर देंगे तो हमारा फ्यूल कॉस्ट, साथ में जो हम वाटर बॉडीज से वाटर पंप करते हैं अपने प्लांट में, सारी चीज़ें हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये इसकी एफिशिएंसी में बहुत हेल्प करती है। अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। हमारी अगली स्लाइड है एफिशिएंसी, जिसकी मैं अभी आपको बात बता रहा था। ओवरऑल हमारी स्टीम पावर प्लांट की या थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ये तो एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला हुआ कि आउटपुट अपॉन में इनपुट। अब इसकी आउटपुट में हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल पावर। और इनपुट क्या है? इनपुट हमारी फ्यूल से बनने वाली हीट है। तो इनपुट हमारी हुई हीट या स्टीम, जो कि हमारी आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर के इक्वल हुई, वो होती है इसकी एफिशिएंसी। अब आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की 20 से 26 के बीच में होती है। अब देखिए ये अलग अलग एफिशिएंसी के हिसाब से आपके प्लांट दिखा रखे हैं कि 1 मेगावाट तक का प्लांट रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी 4% तक आएगी मैक्सिमम। और अगर आपका प्लांट रहेगा 1 मेगावाट से 10 मेगावाट तक तो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12% तक। और अगर आपका प्लांट रहेगा 10 मेगावाट से 50 मेगावाट तक तो आपकी एफिशिएंसी रहेगी 16% तक। अगर आपका प्लांट रहेगा 50 मेगावाट से 100 मेगावाट तक तो आपकी रहेगी 24%, जो कि बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी है। और
देखिए 100 मेगावाट से ज़्यादा का पावर प्लांट है तो हमें मिलेगी 27% एफिशिएंसी, जो कि एक हाई पावर जनरेशन प्लांट में हमें इतनी एफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। जो लास्ट की दो हैं ये एक हाई पावर जनरेशन प्लांट में हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं एडवांटेजेस पे एंड डिसएडवांटेजेस पे। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? इनिशियल कॉस्ट कम होती है, मतलब इस प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारी बहुत कम होती है, सस्ते में भी इंस्टॉल हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स। जैसे रिन्यूएबल सोर्स के पावर प्लांट रहते हैं, सोलर, विंड मिल्स, ये सब बहुत महंगे आते हैं। हमारे सोलर पैनल्स में हमारे बहुत महंगे महंगे सोलर पैनल्स लगते हैं। अब तो खैर हमारे पास हर कंपनी के सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब ये नए नए आए थे तो ये बहुत महंगे थे। और विंड मिल्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो हमारी बहुत महंगी महंगी लगती हैं। और दूसरा, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट्स में हमें एक बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत होती है, डैम की ज़रूरत होती है, साथ में वाटर बॉडी, उसका प्रेशर। एज़ कंसिडर टू हाइड्रो पावर प्लांट इसमें हमारी बहुत ही कम लैंड की ज़रूरत होती है। इसका मेन फ्यूल हमारा कोल है, जो कि आसानी से हर जगह हमें मिल जाता है और ये बहुत ही सस्ता होता है पेट्रोल एंड डीजल के कंपैरिजन में। तो ये हमारा इकोनॉमिकल पावर प्लांट भी होता है, एक तरह से कहते हैं हम। और चौथा है, हमारी इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें हमारा मेन फ्यूल कोल यूज़ होता है। कोल में ऐसी कोई खास नहीं होती, लेकिन अगर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल तो इनकी लीकेज वीकेज को ध्यान रखते हैं, और पेट्रोल महंगा भी बहुत आता है तो इनकी मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर हो गया, उसकी भी मेंटेनेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि न्यूक्लियर हमारा रेडियो एक्टिव होता है। अब थर्मल पावर प्लांट्स आप कहीं भी किसी भी लोकेशन में इंस्टॉल कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस लोकेशन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। तो आजकल तो देश का हर एक कोना ऐसा है जहाँ पे आपकी रेल ट्रांसपोर्टेशन और ट्रक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल ही है। और एक और बात का ध्यान रखना होता है कि प्लेन लैंड हो, तो प्लेन लैंड हमें ज़्यादातर हर जगह देखने को मिल जाती है। अब बात आती है डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में देखा जाए तो रनिंग कॉस्ट हमारी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम बहुत सारा कोल जब बर्न करते हैं, जब हमें कहीं जाके 24 से 27% के बीच में इसकी एफिशिएंसी मिलती है। तो एक तरह से देखा जाए, और कोल हमारा कन्वेंशनल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, तो एक दिन हमारा कोल ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए इसकी रनिंग कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हमारा पॉल्यूशन करता है। अब वो पॉल्यूशन खाली एयर पॉल्यूशन ही नहीं होता, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है कि इससे जो एग्जॉस्टेड गैसेस निकलती हैं वो हवा में रिलीज होती हैं, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत नुकसानदायक है, ग्लोबल वार्मिंग में अहम रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। और साथ ही साथ जो बर्ड्स हैं उन्हें भी दिक्कत होती है इन सब की वजह से। और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन भी बहुत करती है ये, जिससे हमारी मैरीन या एक्वेटिक लाइफ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो वेस्ट होता है, डस्ट डिर्ट, ये सब हम वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, वाटर में डैम्प कर देते हैं जाके, तो जिससे हमारी मरीन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत पॉल्यूटिंग है। और जब इसी के साथ टरबाइन जब हमारी रोटेट करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, हीट वाटर जो कि थर्मल प्लांट से आता है, उसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है एक्वेटिक लाइफ पर। और देखा जाए तो इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है, लगभग 30%, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट जैसे न्यूक्लियर हो गए और बाकी और अदर पेट्रोल डीजल ये सब पावर प्लांट हो गए, लेकिन बस इनमें दिक्कत क्या है, उनमें उनके साथ दिक्कत क्या है कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव है और पेट्रोल डीजल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल, तो इसलिए हम कोल को यूज़ करते हैं। बाकी इसकी एफिशिएंसी उन सबसे बहुत ज़्यादा कम होती है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आज हमने डिस्कस किया थर्मल पावर प्लांट, जिसमें हमने इसका इंट्रो देखा, कौन सा कोल इनमें यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे काम करता है। मैंने आपको ये भी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है प्रैक्टिकली, साथ ही साथ मैंने आपको इसकी थ्योरी भी दे दी। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक साइकिल की मदद से आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि बॉयलर से आपकी टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन से स्टीम निकल के ठंडी होती है, फिर वो दोबारा पंप होकर बॉयलर में जाती है। ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है और ये साइकिल बहुत ही हेल्पफुल होती है इसकी एफिशिएंसी में। इसके बाद हमने इसकी एफिशिएंसी देखी कि अलग अलग कैपेसिटी के प्लांट्स को अलग अलग टाइप की हमें एफिशिएंसी देखने को मिलती है उनमें, कि जो कि 1 मेगावाट का प्लांट है वो उसमें हमें 4% तक की एफिशिएंसी मिलती है। तो ऐसे हमने 100 मेगावाट तक की डिस्कस करी, आखिर तक इसकी एफिशिएंसी 27 से 30% तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। हमने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। साथ ही साथ मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन लोकेशन भी बताई कि ये कहाँ कहाँ इंस्टॉल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई ऐसा खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।